आज हम एक जाने माने इंजीनियर और ख़ास करके ऐसे समाज से वाते हैं जिस समाज को उन्होंने बचपन से देखा है, समझा है और उसकी विसंगतियों को देखा है। ख़ास करके उसकी विसंगतियों की जो उनकी चिंता है वह आज एक चर्चा का विषय बनी हुई है और जिसको कहते हैं कि भोगा हुआ सच। एक तो वो होता है कि जो बात करता है बिना जाने, बिना समझे, बिना भोगे हुए। गिलास हटा दीजिएगा, गिलास। तो वो दूसरा जो व्यक्ति होता है कि जो उस पूरे यथार्थ को समझा होता है और जब वो आंदोलन चलाता है या उस पर आगे आता है तो निश्चित तौर पर उसके मन में एक भाव होता है कि कैसे उससे वो निकले। तो मैं परिचय कराऊं श्री शिवशंकर सिंह यादव, जो अपने नाम के साथ शूद्र लगाते हैं। तो पहले शूद्र शिवशंकर सिंह यादव लिखते हैं। आप मूलतः चंदौली के रहने वाले हैं। आपकी अधिकांश नौकरी देश के महानगरों में बीती है और ख़ास करके जहाँ तक हमको जानकारी है कि महाराष्ट्र में, बम्बई में ख़ास करके इन्होंने अपनी नौकरी के ज़्यादा दिन दिए हैं टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को और उसमें इंजीनियर रहे हैं और आज वहीं पर लगभग परिवार सेटल्ड है और पूरे देश में घूम घूम करके एक मूवमेंट और एक मुहिम चला रहे हैं। तो पहले तो आपसे मैं जो सवाल करने जा रहा हूं और जो बात करूंगा वो ये होगी कि एक अपना वो इसके पीछे जो गर्व से कहो हम शूद्र हैं कि जो अवधारणा इन्होंने ली है उसकी आज आधुनिक दौर में जब एक तरफ हमारा जो पूरा समाज धार्मिक हो रहा है और हमें लगभग कई तरह से मध्यकाल में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी सत्ता के ओर से, सत्ता के तरीके से, तो ऐसे में इनकी जो मुहिम है वह कितनी सफल हो रही है और फिर उसके बाद हम छोटे छोटे सवाल जो आम आदमी के मन में होते हैं वो करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपसे मुखातिब करता हूँ आपको और सॉरी इसमें तो बैक वाला ही नहीं है। अच्छा, सबसे पहले आपको शुक्रिया और धन्यवाद। देखिए, जो गर्व से कहो हम शूद्र हैं, ये जो धारणा हुई मुझे चलिए 5-6 साल पहले मेरे दिमाग में बना था। मैं क्यों बना, कैसे बना, कब बना, इस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक ज़रूर है कि ये अवधारणा के पीछे मेरा एक बचपन से ही कहीं न कहीं इस जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, भेदभाव से मैं गांव से लेके आज तक में हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, नौकरी में, शहर में हो, गांव में महसूस करते आया हूँ, देखते आया हूँ, झेलते आया हूँ। और वही जो है देखते झेलते उसी अवधारणा के पीछे जो है मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि ये शूद्र को हम नीच दोष पापी क्यों कहते हैं, ब्राह्मण को उच्च क्यों कहते हैं, शूद्र को नीच क्यों कहते हैं। और एक चीज़ है कि हम ब्राह्मण से नीच हैं तो कब तक बने रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने गांव का प्राइमरी में भी पढ़ाई से लेकर के हाई स्कूल, इंटर, यहाँ तक कि बीएससी में टॉप किया था। एकदम गरीब परिवार से 8 किलोमीटर पैदल आ जाके किया था। नौकरी करने में भी मैं हर क्षेत्र में पूरी लाइफ में नंबर 1 पर रहा। भारत सरकार का संचार से अवार्ड मिला है, क्लास 1 अफसर से रिटायर हुआ हूँ। लेकिन जब गांव जाता हूँ तो गांव का जो ब्राह्मण है, यहाँ तक कि ठाकुर भी, जो हमारे सामने का बच्चा है जो 15 साल, 16 साल, 18 साल, वो भी सोचता है कि मैं उसको सलाम करूँ और पंडित जी को खा दे। ये व्यथित करता है मुझे कि ये आखिर कब तक चलता रहेगा और क्यों चलता रहा, क्यों चलाया जा रहा है, कौन चला रहा है, इसके पीछे क्या राजनीति है। एक आदमी आईएएस बन जा रहा है, कलेक्टर हो जा रहा है, रिटायर होने के बाद ये घर जाता है, चाहे उसका बेटा है, फिर भी वही चीज़ बना रह जाता है। बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती है, आपके मरने के बाद बेटे को कुछ नहीं मिला है,
लेकिन जब छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात, ये जो कर्मकांड, ये जो उसके पास टीका माथे पर लगा हुआ है, वो ट्रांसफर होके चला जाता है। अभी क्यों ट्रांसफर हो रहा है, क्यों नहीं रोका जा रहा है, और कब तक ट्रांसफर होता रहता है, कुछ तो होना चाहिए। इसी चीज़ों को लेकर के, इसी व्याचारों को लेकर के व्यथित रहता हूँ। हमें किसी से दुरा नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि ये बहुत गलत हो रहा है। मैं इसके पीछे रिसर्च किया हूँ, कई हज़ार लोगों से इंटरव्यू लिया हूँ, बातचीत किया हूँ, सबने कहा है कि ये गलत चीज़ है। तो मैंने सोचा जब गलत हो रहा है, गलत चल रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। तो उसी ये ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, या जो किसी भी पैदा होते ही किसी के माथे पर एक टीका लग गया है, कलंक लग गया है कि तुम अछूत हो, नीच हो, पापी हो। हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था के पैदा होते ही ये कलंक लग गया है किसी के माथे पर। बाकी को कलंक लग गया है तो उसको मिटाने के लिए कोई सरनेम बदल रहा है, कोई छत्री बनने की कोशिश कर रहा है, कोई सोचता है कि मैं IAS बन गया तो मेरा कलंक छूट गया। लेकिन नहीं, किसी का एक कलंक न जा रहा है, न किसी का मिट रहा है, बल्कि वो ट्रांसफ़र होते जा रहा है। तो मेरे दिमाग में ये बैठ गई है कि आज तक जितने लोग आए हैं, जितने देखता हूँ संस्थाएं, समाज, जितने लोग हैं, सब लोग सिर्फ उस कलंक को छिपाने में ही कोशिश कर रहे हैं। कोई बौद्ध धर्म बन के बन रहा है, कोई आर्य समाज बना रहा है, कोई हर तरह से लोग छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जितना छिपाते जा रहे हैं उतना ये ब्राह्मणवाद, चाहे वो ऊंच नीच की भावना और ताकतवर होती जा रही है। तो मेरे दिमाग में ये बैठ गया है कि अब इसको छिपाना नहीं है, इसको परमानेंट जड़ से मिटाना ही मिटाना है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए मैं इस कंसेप्ट को गर्व से कम शूद्र है लेके चल रहा हूँ। और ब्राह्मण से सवाल खुलेआम करता हूँ, बैठा के करता हूँ, प्यार से करता हूँ कि पंडित जी आप बताओ, आप उच्च कैसे, मैं नीच कैसे, और ये कब तक आप उच्च रहोगे, कब तक मैं नीच रहूँगा, और मैं कब उच्च बन जाऊँगा आपसे। इस अवधारणा को लेकर के मैं पूरे देश में एक मुहिम चला रखा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। मैं एक छोटा सा एक प्रश्न मेरा है इसमें कि जब आप कहते हैं कि पूरे जो सिस्टम है जिसमें छोटे जो तमाम लोगों को, ऐसी जातियों को जिनको कि शूद्र से संबोधित किया जाता है, ये जो शूद्र की अवधारणा है, मैंने जो शूद्र आया, ये कहते हैं कि मनुस्मृति के ने 4 व्यवस्थाएं दी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 3 के लिए उन्होंने, जैसा कि अभी बात हो रही थी, कि द्विज में उनको बांध दिया कि ये वो लोग हैं जो द्विज हैं, और जो चौथा वर्ण है उसको उन्होंने शूद्र कर दिया, और उसके लिए एक सुनिश्चित कर दिया कि इनका यही काम है, उनको पढ़ने से मना कर दिया, उनके तमाम इस तरह की चीज़ें। हालांकि वो स्त्रियों के साथ भी एक अलग तरह का झगड़ा है, लेकिन यहाँ केवल हम, क्योंकि वर्ण व्यवस्था की बात है, तो इसको जब आप डिसाइड किए कि हम शूद्र को जो है उस सिस्टम से मुक्त करेंगे, तो एक कहते हैं कि आपने जो गुलगुला से, गुलगुला तो खाएंगे लेकिन गुड़ से परहेज करेंगे। करेक्ट। तो इस पर आप जरा अपना बताएं कि कैसे ये संभव। एक सेकेंड। यस जी, आपने बहुत सही सवाल किया है, क्योंकि शूद्र कंसेप्ट हमारे बहुत से शूद्र भाइयों को से OBC के लोगों को ऐतराज है कि अब शूद्र जो है ब्राह्मणों ने गाली दिया है तो OBC को गर्व कैसे कर सकते हैं और क्यों करते हैं। ये आज बहुत से लोगों ने सवाल किया है, मैं इसका कई बार जवाब दे दिया हूँ, लेकिन आज भी आपके सामने क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसे भागने से नहीं होगा। आज तक क्या हम भागते आ रहे हैं, अब इसके साथ रह करके ही इस बुराई को ख़त्म करना पड़ा। अगर कीचड़ को निकालना है तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। हमारा किसी को शूद्र बनाने का कंसेप्ट नहीं है, हमें शूद्र की मानसिकता से बाहर निकालने का कंसेप्ट, उसको शुद्ध बनाने का कंसेप्ट है, उसको उच्च बनाने का कंसेप्ट है, ब्राह्मण से भी उच्च बनाने का कंसेप्ट है। क्योंकि हमारे बाप दादा परदादा पैदाइशी इंजीनियर हुआ करते थे। पैदाइशी 8 साल 10 साल 12 साल का लड़का होते ही कुम्हार का लड़का इंजीनियर हो जाता था, लोहार का लड़का इंजीनियर होता था, मूची का लड़का इंजीनियर होता था, यादव का लड़का दूध उत्पादन करने लगता था। ये हर तरह के जितने भी जो शूद्रों में काम करने की जातियाँ, बिना स्कूल जाए, बिना कॉलेज जाए, बड़ी बड़ी कारीगरी लोगों ने सीखा है, बड़ी बड़ी अच्छे कारीगर काम किया है। बड़े बड़े आप अटकालिकों में जाओ, महलों में जाओगे, ताजमहल देखिए, ये सब हमारे शूद्र भाइयों का योगदान रहा है, उनके कर्म का योगदान रहा है। सब ये पैदाइशी इंजीनियर है, तो हम उनको नीच कैसे कर सकते हैं, उनको दुष्ट कैसे कर सकते हैं। इसलिए मुझे इस चीज़ को उस शूद्र के कंसेप्ट में जा कर के इस बुराई से निकालने के लिए मैं शूद्र रखा हूँ। अपने नाम को भी शूद्र लिया, क्योंकि मैं जब खुद शूद्र नहीं बनता
और खुद अपने, इसीलिए मैं जानबूझ के, मेरा कभी भी लाइफ में यादव सरनेम नहीं रहा है, मेरा नाम शिवशंकर राम कुमार सिंह रहा है, लेकिन मैं जानबूझ करके अपने नाम के साथ यादव टाइटल लगा और शूद्र लगा कि जब यादव शूद्र बनेगा तो ओबीसी वालों को कहने का कभी भी चांस नहीं मिलेगा। जब ओबीसी शूद्र बनेगा तो ऑटोमेटिक जो है SC ST के लोग जो हैं अपने आप इससे प्रभावित होकर आ जाएंगे। हमारा इसलिए शूद्र का कंसेप्ट लिया गया है। शूद्र का कंसेप्ट लेकर मैं किसी को शूद्र और नीच और दुष्ट बनाने का प्रावधान नहीं है, उससे निकालने के प्रावधान के लिए मैं शूद्र बना रहा हूँ। शूद्र का मिशन ओके, दिस इज ये जो बहुत अच्छी बात आपने कही कि मेरा जो आशय है वो उस व्यवस्था को मानना नहीं है। वो जो वर्ण व्यवस्था वाला शूद्र है उससे मेरा लेना देना नहीं है, बल्कि चूँकि एक समाज में शूद्र के नाम से उन्होंने एक बड़ा समूह जो है पैदा कर दिया है और वो आज तक अपने को अपमानित महसूस करता है कि वो शूद्र है, वो इस तरह का नहीं है। यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है जो आज के आधुनिक दौर में आप देखेंगे कि रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है और कई सरकारें ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि जातियों के आधार पर फिर वो काम करेंगे, पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। आपने अपनी बातचीत में कहा कि हमारे लोग इंजीनियर थे, हमारे लोग तमाम तरह के क्राफ्ट्स को जानते थे, चाहे वो लकड़ी का हो, मिट्टी का हो, लोहे का हो, और यहाँ तक कि लोग दूध दही और अन्न इत्यादि उपजाने में भी माहिर थे। ये जो एक कॉन्सेप्ट है, चूँकि ये सारा यही लोग पैदा करते हैं, ये श्रम करने वाले लोग हैं, तो इन्हें नीचा दिखा करके, इनको एक तरह से एक खाने में रख करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी सुविधा के लिए इनका उपयोग करने के लिए उनको खांचा दे दिए हैं वो। और वहीं पर आप देखेंगे कि संविधान समता, समानता और बराबरी का, बंधुत्व का अधिकार देता है। तो ऐसी स्थिति में आप उनका जो खांचा है उसको उठा करके आप ये कहना चाहते हैं कि हम गर्व से कहो हम शूद्र हैं। आपने अगर ये स्लोगन दिया होता कि गर्व से कहो कि हम संविधान को अपना धर्म मानते हैं, तो इसमें और उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता। और चूँकि संविधान में स्वतः जब आप पढ़ेंगे तो जहाँ वो धर्म का मामला, वो उसकी संख्या मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन जब धर्म के मानने की बात करता है तो किसी भी धर्म को मानने की बात करता है। और जब वो धर्म की बात मानने कर दिया तो जैसे ही आप वो धर्म मानते हैं तो उसके जो विधान हैं वो आप पर इम्प्लीमेंट होने लगते हैं। तो ऐसे जो मेरा एक निवेदन है कि बजाय गर्व से कहो हम शूद्र हैं, यदि आप ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम संविधान मानने वाले लोग हैं, हमारा धर्म ही संविधान है, संविधान धर्म की अवधारणा, तो हम समझते हैं कि नए भारत के लिए उस पुरानी जो अवधारणा है उससे निकल करके आप एक नई बात कह पाते। एक सेकेंड, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आपके जो गर्व से कहो शूद्र हैं, ये अवधारणा के पीछे लॉजिक है। मैं सच बता दूं कि इसके पीछे जो आप जो बोल रहे हैं, शूद्र का कंसेप्ट इसलिए मैं लिया हूँ कि शूद्र जो है एक हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था से, चाहे वो मनुस्मृति से आधारित है, ये व्यवहारिक रूप में हर जनमानस के ब्लड के हार्मोन्स में घुसा हुआ है। हर आदमी, चाहे अनपढ़ है, गंवार है, गांव का है, देहात का है, शहर का है, पढ़ा है, लिखा है, हर आदमी शूद्र के बारे में जानता है, शूद्र के कंसेप्ट को जानता है और व्यवहार में भी है। भले उसको लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन इस व्यवहार से, छुआछूत से, भेदभाव से पूरी तरह जो है व्यवहार में लागू है, हर आदमी जानता है। इसलिए मैं इस वर्ड को रखने का मकसद ये था कि इस वर्ड को रखने से क्या हुआ, एक फ़ायदा बता दूं। क्योंकि अगर देखिए, मूल निवासी 40 साल से चल रहा है, जहाँ देखिए मैं भी काम किया हूँ, बामसेट में काम किया हूँ, मूल निवासी में काम किया हूँ, और जब संघ से साथ भी मैं थोड़ा बहुत योगदान रहा है। श्रवण संस्कृति की बात होती है, ये जितनी संस्थाएं चल रही हैं, इनके सबके पीछे मैं देखा बहुत मेहनत किया गया, लेकिन उसको फिर आगे बढ़ाव नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शूद्र का कंसेप्ट जो ही मैं चालू किया, अभी सिर्फ 5 साल हुआ है, और ये कंसेप्ट गर्व से कहो शूद्र कहते ही करंट की तरह, बिना किसी मीडिया के प्रचार के, बिना किसी संगठन के, आज तक कोई न संगठन बनाया है, न तो कोई स्पेशल मीडिया बनाया है, सिर्फ सोशल प्लेटफार्म पर, सोशल व्हाट्सएप के जरिए कुछ मैसेज लिखना शुरू किया हूँ, और ये करंट की तरह पूरे देश में फैल गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है शूद्र के लिखने का और शूद्र के
रखने का मतलब ये है कि इस चीज़ की मान्यता लोगों के ब्लड के हार्मोन से है। हर आदमी इसको ब्राह्मण भी जानता है, क्षत्रिय भी जानता है, वैश्य भी जानता है, और शूद्र तो हर जातियाँ जानती हैं। जब मैं शूद्र को लेकर चलता हूँ तो तुरंत लोगों को करंट की तरह ये दिमाग में उनको बैठ जाता है, और तुरंत उनको इनका दिमाग जो है क्लिक करता है कि बात तो सही है भाई। तो शूद्र जी इसीलिए मैं लिया इसे कि व्यवहारिक में, और इसी शूद्र के कारण ही लोग अपना नाम छिपा रहे हैं। लोग इसको दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसको इतना नीच और इतना दुष्ट बना दिया गया था कि कोई इसका नाम लेने में भी एक परहेज करता था। मैं पर्पजली जानबूझ करके इसी चीज़ को लेकर के कि जिस चीज़ को उन्होंने हमें गाली दिया है, हम उसी चीज़ को उलट करके उसको हम एक जैसे कह रहे थे कि हमको कांटा दिया है तो हम उसको फूल के परिवर्तित करना चाहते हैं। हम उसको सहज स्वीकार करेंगे और फिर हम उसको कोशिश करेंगे। जैसे किसी ने हमसे कह दिया कि तुम नीच हो, तो हम अब जवाब देंगे ना, उसका उल्टा जवाब देंगे, और शूद्र को ही शुद्ध बना के ब्राह्मण से उच्च बनाने की हम कोशिश करेंगे। और हो सकता है बहुत से लोग तो कोशिश कर भी दिए हैं। जैसे मैं अपने आप को कतई नहीं ब्राह्मण से नीच मानता हूँ, मैं अपने को हर तरह से ब्राह्मण से उच्च मानता हूँ, किसी भी रूप में कह भी देता हूँ, प्रचार में भी, व्यवहार में भी कहता रहता हूँ। कभी कभी छोटे ब्राह्मण मिलते हैं तो प्यार से कहता हूँ, तुमसे हर तरह से उम्र में, एजुकेशन में, नौकरी में, पढ़ाई में मैं तुमसे हर तरह से उच्च हूँ, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि मुझे तुम हाथ उठाओ। ये मैं कहता हूँ, लागू भी कर दिया हूँ। तो ये शूद्र का कंसेप्ट जो मेरा जो है सिर्फ इस तरह था कि पूरे देश में हर स्टेट में व्यवहारिक है। अगर हम छोटा सा कहीं ले लेते, संविधान की बात है, संविधान जो है कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी आज तक संविधान की अवधारणा नहीं मालूम है, संविधान की प्रतिज्ञा तक नहीं मालूम है। तो संविधान कह देने से हम अगर संविधान की बात करता हूँ तो संविधान के दायरे की बात करता तो हो सकता है 10% 20% की बात है, लेकिन शूद्र का कंसेप्ट कहते हैं 90% शूद्र के पास ये बात पहुँच जाती है। इसलिए मैं शूद्र को लेकर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। धन्यवाद। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके बातचीत से निकल करके आई कि यदि आप संविधान को लेकर के आंदोलन चलाते तो बहुत कम लोगों को संविधान के बारे में जानकारी है। दूसरी एक और ज़रूरी बात यहाँ एक ज़रूरी सवाल बनता है जो आपको भी आगे परेशान करेगा, ऐसा मुझको लगता है कि अभी तो आपने उन्हीं के यंत्र को, जैसे कहते हैं ना कि तू मोको काटा बोए हम तुमको सूल या काटा दड़े। तो एक जो सवाल यहाँ बनता है कि ये जो सूल है तो आपकी तरफ है ही है, हाँ, हमारे साथ है, और इसको उन्होंने जानबूझ के आपको डाला है, जानबूझ के आपको दिया है उसमें, जानबूझ के दिया, और दुर्भाग्य हमने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट एग्जैक्टली हाँ, स्वीकार कर लिया, उसको काफी को निकालना है बस। यस। अब इसको जैसे आप कह रहे हैं कि आप अगर जैसे आप अक्सर जो बात करते हैं कि हम उनसे किसी मामले में कम नहीं, तो ये बराबरी की बात तो संविधान करता है कि मानव मानव में कोई फर्क नहीं है, कोई भेदभाव, कोई जाति और ये वो। अब इसके साथ जो बेसिक है वो ये है कि इससे शिक्षा जुड़ी हुई है, इससे राजनीति जुड़ी हुई है, इससे अर्थ जुड़ा हुआ है, इससे व्यवसाय जुड़ा हुआ है, इससे कृषि जुड़ी हुई है। इन तमाम चीज़ों का जो फोरम है। अब एक बात और यहीं पर सवाल आप ही के जवाब में मैं देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी पिछड़ी जातियाँ हैं जो स्वयं अपने को शूद्र नहीं मानती, केवल एक पर्टिकुलर जाति के लोगों को शूद्र से संबोधित है, वो खांचे में वही रख दिया। जबकि 85% की जो अवधारणा है वो शूद्र की अवधारणा में आती है, और उसके लगभग बहुत सारे लोग 60-65 या 50% ऐसे लोग हैं जो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक तो जो आपका प्रयोग है ये एक व्यापक है, मगर छोटे लोगों के लिए जैसे उससे आप जुड़ जाते हैं और लोगों को नाराज़गी होती है। यहाँ पर अगर आप विवेचना करें कि जब आप अपने को एज ए शूद्र कहेंगे, गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं, और वो वही चाहते हैं कि आप शूद्र बने रहें, और आप कह भी रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि गर्व से कहो कि मैं शूद्र हूँ। यदि आप कहते कि गर्व से कहो कि मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ,
तो इस पर आपका आंदोलन किस रूप में चलता है? बहुत अच्छा सवाल आपका है। गर्व से कहो हम शूद्र हैं, ये कहने का कंसेप्ट जो है, जो इसकी अवधारणा है, हमारा ये मकसद है कि हम ब्राह्मण से किसी भी तरह से नीच नहीं हैं, हम ब्राह्मण से उच्च हैं। पहली तो ये बात है कि जो हमारे हजारों साल से जो मानसिकता ब्राह्मणों ने, उनके शास्त्रों ने हमारे अंदर भर दिया है कि शूद्र जो है नीच दुष्ट पापी है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि उस अवधारणा को हमने स्वीकार कर लिया है, उसको हम मान लिया, हमारे बाप दादा ने एक्सेप्ट कर लिया। अज्ञानता में उन्होंने अज्ञानता में एक्सेप्ट कर लिया है, उनको जानकारी नहीं थी। तो हम लोग तो अब जानकार हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग हो गए, हर तरह के एक वैज्ञानिक सोच भी रखते हैं, संविधान के दायरे में है, भारत का संविधान बना है, समता समानता बंधुत्व के आधार पर संविधान 70 साल से चल रहा है। फिर भी अवधारणा जो है अपने दिमाग में शुद्ध जो है उस मानसिकता को निकाल नहीं रहा। तो हमको उस मानसिकता को निकालने के लिए तो शूद्रों के अंदर जो नीच दुष्ट और पापी और ब्राह्मण से नीच होने की जो मानसिकता घर कर रही है, उसको निकालने के लिए मैं गर्व से और शूद्र करता हूँ। और उसका यह आशीष है कि हम ब्राह्मण से उच्च होने की मानसिकता लाऊंगा, तब हो सकता है कि बराबर, मैं उच्च होने का, हम बराबरी तो कम से करना है। जब हम कहेंगे उच्च है तब तो बराबरी आएगी, कम से कम बराबरी तक तो हम जाएँ। अभी तो हम कहीं भी नहीं हैं उनके, हमको तो इंसान ही नहीं समझता है ब्राह्मण। अगर हमें इंसान समझे तो उसको हम भगवान समझना शुरू कर देंगे, पहले तो हमें इंसान तो समझे वो। एग्जैक्टली ये सवाल आपका ये बिल्कुल आप एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि इसी वर्ण व्यवस्था का एक ऐसा तबका है जो आपका कहना है कि वो शूद्रों को इंसान नहीं, पशु के रूप में देखता है। और जबकि वैज्ञानिक तरीके से दुनिया भर में जहाँ विज्ञान के साथ सत्य और व्यवस्था का अनुपालन होता है, वहाँ ये भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव केवल आपके यहाँ है। और जिसको हाँ सुनते हैं इतिहास में कि कई जगह गुलाम रखे जाते थे, उनको पशु तरह जीवन था, तो बदलाव हुआ और तमाम साइंटिफिक तरीके से लोगों से बदल दिया। एग्जैक्टली आपके यहाँ जो बदलाव जिस तरीके से होना है, वो तरीका जो वर्ण व्यवस्था का तरीका है वो नहीं हो सकता। वो हो सकता है केवल संविधान, और संविधान के तहत उस धर्म का चयन जो आपको समानता का अधिकार देता हो। जो धर्म आपको असमान बनाता है, उसमें रहने से तो आप बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो प्रश्न खड़ा होता है कि जैसे आपने पीछे अभी बातचीत में ये एक्सेप्ट किया कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या तमाम तरह से लोग अपने को बदलने और परिवर्तित करने की बात की, आर्य समाज और सत्यशोधक समाज वगैरह वगैरह, जो तमाम लोगों ने बड़ा काम किया, संघर्ष किया और उसका एक अवधारणा बनी। शूद्र जी, मेरा आपसे एक बहुत वैज्ञानिक सवाल है कि आप जब इस पूरे आंदोलन को चला करके जब किसी दिन आप इसका विश्लेषण करेंगे, तो आप इसके उस पक्ष को, संविधान प्रदत्त धार्मिक अधिकार और जिस धर्म में की व्यवस्था को पलटने की बात आप कर रहे हैं, इन दोनों में कितना फर्क महसूस करेंगे और फिर उस पर आप क्या करेंगे? मैं आपको एक देखिए, आपने अच्छा सवाल किया कि संविधान जो लाया, आपने एक देखिए कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तभी आर्टिकल 30 ये कहता है कि आज के बाद इस भारत में जितनी भी ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव से जितनी भी परंपराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, आज के बाद ध्वस्त कर दी जाती। और यही नहीं, उसमें एक आर्टिकल 51 एज कहता है कि आज के बाद हर इंसान को, हर स्टेट को, हर सेंट्रल गवर्नमेंट को, हर इंसान के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करने की प्रवृत्ति पैदा करना है। लेकिन आज 70 साल हो गया, मैं तो देख रहा हूँ 1% भी संविधान के दोनों अनुच्छेद पर काम नहीं हो रहा है, बल्कि इसके उल्टा संविधान का विरोध हो रहा है। आप सुबह सुबह टीवी खोल दीजिए, 10 तो बाबा आएंगे, कोई ज्योतिषी बताएगा, कोई भाग्य बताएगा, कोई टोना टोटका, हर तरह के चमत्कार, अंधविश्वास और पाखंड को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। तो संविधान तो बन गया है, लेकिन संविधान को चालू करने वाले आज 70 सालों में कोई अभी तक नहीं हुआ। जब तक संविधान को चालू करना, असली
संविधान जिस दिन चालू हो जाएगा, मैं मानता हूँ कि हमारे मिशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा सवाल है कि संविधान ही नहीं लागू हो रहा है, इसलिए मेरे मिशन की जरूरत पड़ी है आज। अगर संविधान लागू हो जाएगा तो मिशन अपने आप खत्म हो जाएगा। उसमें तो सीधा भाईचारा है, समता समानता बंधुत्व है, कहीं ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत टोटली मतलब बहिष्कार है, कहीं कुछ है ही नहीं। लेकिन संविधान, सबसे बड़ा दुर्भाग्य संविधान ही लागू आज तक नहीं हुआ है। तो हमारा सबसे बड़ा इसीलिए इस मिशन को हमें चलाने की जरूरत पड़ी है। और मेन मकसद मेरा ही है। आपने एक दूसरा पहलू पूछा था कि जब आप शूद्र को कंसेप्ट को लेकर चलोगे, नहीं, जब उसका विश्लेषण करेंगे, जो हाँ, यात्रा पूरी होगी, यात्रा जब पूरी होगी तो उसमें आप ब्राह्मण से उच्च होने की, यही ना कि आप ब्राह्मण से उच्च होने की, नहीं ब्राह्मण से उच्च होने नहीं, मतलब वो जो पूरा अवधारणा उसकी वो तो बनी रहेगी। हाँ, वो तो अपने उसको तो आप नीचा नहीं कर रहे हैं कहीं ना, नहीं, वो तो ऊंचा है। वो तो ऊंचा है। जब वो ऊंचा है ऑलरेडी, तो आप जब इसका विश्लेषण करेंगे कि ये नीचे लोगों के साथ आपने इतना बड़ा मुहिम चलाई और वो कुल मिलाकर के शूद्र के शूद्र रहे, इसको कैसे आप देखेंगे? ये मेरा वो लोग आना नहीं चाहते हैं, ये मतलब मैं अपनी बात को फिर से आपके सामने रखता हूँ, जो शायद थोड़ा क्लियर हो जाएगी। और ठीक है, संविधान की बात तो मैं समझा लेंगे। हाँ, नहीं ठीक है। एक मैं जो बात दूसरी कह रहा था वो ये थी कि जब आप अपने आंदोलन का मूल्यांकन करेंगे, अपने आंदोलन का जब आप आज की परिस्थिति में जो मूल्यांकन करने की बात कर रहे हैं, नहीं अभी आप सुन लीजिए मेरी जब आप, हाँ, जब पूरी यात्रा आपकी हो जाएगी, जब आपको लगेगा कि हमने बहुत काम किया, लेकिन वो सब वैसे के वैसे बना हुआ है। भाई आप शूद्र के खांचे में हैं और वो ब्राह्मण और द्विज के खांचे में है। अच्छा, तो जो दोनों खांचा है वो शूद्र का खांचा बना रहेगा। तो शूद्र में एक एग्जैक्टली हाँ, मैं जो अगली बात पूछ रहा हूँ, अगर इस आंदोलन को आप कहाँ ले जाएंगे? नहीं, आप अगर इस आंदोलन को संविधान के दायरे में ले जाते तो शायद आपकी यात्रा लंबी होती और सार्थक होती, चूंकि आपने माना कि बहुत कम लोगों को इस बात की पता है कि अब इस देश में धर्म की अवधारणा नहीं है, संविधान से देश चलता है, संविधान से देश चलेगा और उसका अनुपालन लंबे समय तक, चाहे वो 63 हो या 13A हो या 65 जो भी है, वो नहीं हुआ। तो आप क्या ये फील तब नहीं करेंगे कि हमारा ट्रैक गलत था? हमको तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संविधान की बात बतानी थी, और आज जो न जानने की वजह से जो सबसे बड़ा हमला है वो आपके उसी संविधान पर है। और जो मौजूदा सरकार है, सरकार का संदर्भ इसलिए ले रहा हूँ, वो समाज से भी जुड़ा होता है, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, सत्ता की बात कर रहा हूँ। वो मौजूदा सत्ता चाहती है कि आप संविधान से इतर हो जाएं, संविधान से कट जाएं, संविधान आप न जानें, और उसकी जो मूल अवधारणा जिस पे आप अपने को शूद्र के लिए प्रचारित कर रहे हैं, उसकी वो व्यवस्था कायम रहे। जी देखिए, जो हमारा शूद्र जो मूवमेंट है, ये टोटल का टोटल जो है संविधान के ऊपर आधारित है और उसी के अंतर्गत ये चल रहा है। मैं उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द भी इस मिशन को चला रखा है, क्योंकि संविधान ने ही मुझे अधिकार दिया है कि जो भी अंधविश्वास है, पाखंड है, टोना है, टुटका है, छुआछूत भेदभाव है, उसको दूर करने की कोशिश हर नागरिक को करना चाहिए। वही मैं कर रहा हूँ। और सच बात यह है कि जब आप एक पूछ रहे हैं कि अगर आपका मानते हैं शूद्र का कंसेप्ट कुछ आगे सफल हो गया तो इसके बाद आप क्या करेंगे, तो आपको यही बता देना चाहता हूँ कि आज का जो शूद्र है, ये बौद्ध काल के समय के पतन से पहले ये कितने शूद्र हैं, पहले बौद्धकालीन बौद्ध ही थे। ये बीच में जो है एक पुष्यमित्र शुंग के बाद जो बौद्ध का पतन हुआ है, बौद्ध के पतन के बाद जो ओरिजिनल बौद्ध थे उन्हीं लोगों को शूद्र बनाया गया है। तो शूद्र जो है सच में ये एक हम लोगों के अंदर जो है अवधारणा नीच की बन गई है, उसको निकालने का सबसे बड़ा हमारा प्रयास है। और मैं यही चाहूँगा कि शूद्र बनने के बाद जो लोग हैं, हमारे देखिए एक और मुहिम है इसके साथ, नहीं, इसी को कंटिन्यू करिए जो मैंने पूछा है। बौद्ध लोगों का ये कहना रहता है, बार बार में से कहना रहता था, पहले कहते थे कि आप तो शूद्र मिशन चला करके हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। तो उनको मैं समझाया था कि देखिए, शूद्र मिशन जो है हमारा वैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिक सोच है, और गौतम बुद्ध के और बाबा साहब अम्बेडकर के
विचारों के अनुरूप चलाना है और कभी भी इसके एक मतलब पायदान भी पीछे इधर नहीं खसकना है। और मेरा मिशन पहले है, पहले शिक्षा बाद में दीक्षा। अगर सही शिक्षा मिल गई तो दीक्षा की जरूरत ही नहीं है। मैं बम्बई में रहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने के लोग बुद्धिस्ट बने हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि गणपति लोग रखते हैं अपने घरों में। मैं सवाल पूछा था एक दो लोगों से, गणपति क्यों रखते हो? तो आप जानते हैं क्या सवाल मिला, आश्चर्य हो जाओगे आप। उनका कहना था, करे इतने सालों से बाबा भगवान गौतम बुद्ध की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, कोई फल नहीं मिला, इसलिए हम फिर से गणपति को लेकर के आए हैं। तो आप बौद्ध बन जाओ और फिर वही भगवान की आराधना, भगवान से मन्नती और वही पूजा पाठ, वही छोटा बड़ा ऊंच नीच लेके जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो पूरा का पूरा शूद्र मूवमेंट कंसेप्ट चलाने का है, ये हिंदू धर्म की जितनी भी बुराइयां शूद्रों के अंदर आए उनसे उनको निजात दिलाना है, उनको छुटकारा दिलाना है, एक वैज्ञानिक सोच पैदा करना है संविधान के दायरे में, और फिर उनको मानव बनाना है। देखिए, हमने इस बातचीत में श्री शूद्र जी से, श्री तो नहीं लगाना चाहिए, माननीय शूद्र साहब कहना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए भी उन लोगों ने वर्जित कर रखा है। तो बातचीत में एक महत्वपूर्ण बात ये निकल करके आई कि संविधान के दायरे में अगर संविधान न होता तो जो इनका मिशन है वो अधूरा रह जाता, वो पूरा ना होता, क्योंकि इसके पीछे, इनके मिशन के पीछे संविधान की बहुत बड़ी ताकत है और यही बात इन्होंने एक्सेप्ट की। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने स्वीकार की है इस बातचीत में, वो ये स्वीकार की कि प्री बौद्ध के भी पूर्व सारे लोग यहाँ बौद्ध संस्कृति के लोग थे, उसी को मानते थे और उसमें किसी भी तरह का पाखंड, भेदभाव और अन्याय और अत्याचार नहीं था। भेदभाव, छुआछूत और ऊंच नीच की भावना नहीं थी। इसीलिए सारे लोग श्रमजीवी थे, मेहनतकश थे, मेहनत करते थे। और बुद्ध इसी बात की उनको, फिर जब उनमें इस तरह के ये कमियां आने लगी, लोग उसमें भेदभाव पैदा करने लगे, तो उसके लिए फिर उन्होंने बड़ा अभियान चलाया, बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि लोग कैसे उन तमाम जो अगल बगल से पाखंड आ रहे हैं उनसे बचें। तो इनका ये कहना है कि हम शूद्र को इकट्ठा करके उस पूरे जो पाखंडी जो स्वरूप है, जिसमें धर्म के आधार पर लोगों को ऊंच नीच माना जाता है, वहाँ से निकालेंगे। वहाँ से निकाल करके फिर उनको हम प्री बुद्धा की तरफ ले चलेंगे, जहाँ समता, समानता और बंधुत्व की बात, वो संविधान, वो संविधान जिस वैज्ञानिक सोच की बात करता है, जिस वैज्ञानिक सोच के माध्यम से वो लोगों में जागरूकता पैदा करने की बात अपने संविधान के अंदर उल्लिखित किया है, उस पर हम काम करेंगे। और ये पूरा का पूरा जो मेरा मिशन है, जैसा कि हमने उनसे जानना चाहा कि जब आप लौटेंगे वापस, विश्लेषण करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? आप तो पाएंगे कि आप दो खांचा है, एक खांचे में द्विज है और दूसरे में आप शूद्रों को ले करके बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं। तो द्विज तो अपनी जगह रह जाएगा, शूद्र को कौन सा आपने प्लेस दिया? तो इनका ये कहना है कि शूद्र चूँकि संविधान नहीं जानता, संविधान की अवधारणा नहीं जानता, इसलिए हम संविधान वो कैसे जानें, उसके लिए कोई इस तरह का वर्ग विभाजन और वर्ग विद्वेष नहीं है। वह संपूर्ण रूप से वो संविधान के तहत ही हम इस मुहिम को, इस मिशन को चला रहे हैं कि लोगों के अंदर संविधान की जानकारी हो और जो अभी तक उनके ऊपर पाखंड थोपा गया है उससे निकलें और उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, चूँकि शूद्रों के लिए तो जो बात कही गई है कि केवल श्रम के लिए, उनकी सेवा और शुश्रूषा के लिए है, तो आज के दौर में तो ये संभव नहीं है। आज के दौर में तो निरंतर इस बात की मांग हो रही है कि लोगों को बराबरी चाहिए, हर जगह जो उनकी जगहें हैं उस पर चाहिए। अभी साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु राज्य है, उसके मुख्यमंत्री ने इस तरह की बात भी कही है कि अब मंदिरों के पुजारी भी आरक्षण के आधार पर होंगे, सभी जातियों के लोग होंगे। तो वो एक नया प्रयोग है। इसी तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मृत्यु भोज पर दंड लगाया जाएगा। तो ये जो इनके मुहिम में मृत्यु भोज, पाखंड, अंधविश्वास, तमाम बातें हैं, उसको समेटते हुए ये देख पा रहे हैं कि विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी इस मिशन द्वारा चलाए गए, उठाए गए मामलों को अपने यहाँ
संविधान के दायरे में ला करके लोगों पर वो लागू कर रहे हैं। और ये व्यवस्था निश्चित तौर पर अगर हिंदी भाषी बड़े क्षेत्रों में लागू हो गई तो इस मिशन का जो मूल उद्देश्य है कि वो जो एक वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज बटा हुआ है वो समाप्त होगा और संवैधानिक ढांचे पर पूरे देश की जो व्यवस्था होगी न उसमें कोई ऊंच होगा न कोई नीच होगा, वैज्ञानिक आधार पर सबको शिक्षा होगी, सबका जो रोल है, जिसकी जो क्रियाकलाप हैं वो पूरे समाज के लिए उसका योगदान होगा और ये भेदभाव समाप्त होगा। इन्हीं बातों के साथ हमने इनसे इतनी लंबी बातचीत करके एक नए तरह का प्रयोग किया है और मैं बहुत आभारी हूँ कि आए और इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि हम इस पर बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।